प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक बेहतरीन किताब लिखी है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस, उनके शौर्य की गाथा है। और उन्होंने अपने जीवन की जो उन्होंने भारतीय सेना में बिताए, उन्होंने क्या क्या अनुभव अपने साथ संजोए और बहुत सारे ऑपरेशंस के दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें उनको चैलेंजेस आए, उनको लेकर उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब मैं इसको अनरैप करना चाहूंगा। ये किताब अंग्रेजी में कुछ समय पहले आ चुकी है, जिसका नाम था इंडियाज ब्रेव हार्ट्स। अब ये हिंदी में भी किताब आई है, इसका ट्रांसलेशन हुआ है। इसका नाम है भारत के जाबाज। ये किताब है और इसको जो ट्रांसलेशन किया है वो विवेक कुमार झा ने किया है। और सबसे खास बात है इस किताब की, जो इंग्लिश में जो सर ने लिखा है, सतीश दुआ सर ने, और जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो बहुत ही समतुल्य हुआ है। मतलब कहीं लगता नहीं है कि ये ट्रांसलेशन वर्क है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है। तो सर, इसके लिए आपका इस अंक में आपका स्वागत करता हूं मैं, और इस ट्रांसलेशन वर्क के लिए, आपकी किताब के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ये किताब भारत की एक और भाषा में आई है। और हम आशा करते हैं कि ये और भी भाषाओं में आएगी, ताकि लोगों को भारतीय जवानों के शौर्य और साहस और आपके अनुभवों को पढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इस हौसला अफजाई के लिए। और अगर जो पढ़ना चाहेंगे ये कहानियां, तो इससे आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी कि भारतीय जवानों की, सोल्जर्स की बॉर्डर्स पे जिंदगी कैसी होती है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, हार्ट ब्रेक्स कैसे होते हैं, और उनको किस चीजों से गुजरना पड़ता है, न सिर्फ ऑपरेशन, बाकी और किस इमोशन से गुजरना पड़ता है। जी जी सर, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स लिखे हैं कि अब जब आप मेनली इस किताब में जब आप सीओ थे, उस दौरान के आपने अनुभव साझा किए हैं, और कुछ एक पार्ट जो है वो बाद के सालों में 2010 के बादों के। तो कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे जब आपकी नियुक्ति हुई, तो एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या होता है? और आपने इस किताब में ही लिखा है कि सबसे जो अनुभव होता है कि आप अपने ही जो बटालियन है उसी के कमांडिंग ऑफिसर बने। तो जिन लोगों के साथ आपने मिलकर काम किया, उसी को फिर आपने इंस्ट्रक्ट किया, तो वो अनुभव कैसा था? और उसमें कुछ लोग आपसे सीनियर भी रहे होंगे उस दौरान, तो उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपके सीनियर रहे होंगे जब आप एक कमांडिंग ऑफिसर बन गए, जब आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे? तो ये जो गैप था, इसको आप कैसे भर रहे थे? इसमें क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? जी, थैंक यू कृष्ण। देखिए, पहले तो आपने कहा कि मैंने, जैसे आपने ठीक से बताया कि मैंने इस किताब में मेरे ज्यादातर इंसिडेंट, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, मेरी आप बीती है, वो मेरे कमांडिंग ऑफिसर काल की है, क्योंकि वो एक बड़ा ऑपरेशनल टेन्योर था, इलाका था। और उन दिनों में बहुत ज्यादा टेररिस्ट के साथ टाकरे या इनकाउंटर होते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे फिर बाकी जो वाकया हैं, वो फिर 10 साल बाद जब मैं कोर कमांडर बना कश्मीर में, और उस टाइम के हैं। वो इसलिए कि इसके दौरान जब बीच में, या तो मैं नॉर्थ ईस्ट में था, वो थोड़ा वहां भी उग्रवादी हैं और वो सब है, मैं मेजर जनरल था उधर, वो थोड़ा इससे हटके है। जी और दूसरा, मैं बीच में या दिल्ली पोस्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर में था, या मैं फिर विदेश में 3 साल पोस्टिंग रहा, मेरी पोस्टिंग रही। तो वो ऑपरेशनल नहीं है, मैं सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में लिखना चाहता था। अब आपका जो सवाल है कि बतौर कमांडिंग ऑफिसर, देखिए, जैसे मैंने किताब में लिखा है, आपने भी जिक्र किया कि एक इन्फेंट्री ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर का सबसे बड़ा सपना होता है, अरमान होता है, कि वो अपनी ही बटालियन, यानी कि जिसमें उसने प्रवेश किया, वो अपनी ही बटालियन का सीओ बने। सीओ इंसान कर्नल रैंक पे जाके बनता है, यानी कि एक ही सीओ होता है, फुल कर्नल जो होता है, वो बटालियन में वो कमांडिंग ऑफिसर होता है। ये अरमान मेरा पूरा हुआ। और इससे अगला अरमान हर ऑफिसर का ये होता है कि वो न सिर्फ अपनी बटालियन का सीओ बने, बल्कि वो अपनी पूरी बटालियन का नेतृत्व ऑपरेशनल इलाके में करे, लड़ाई में करे। आजकल जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म की लड़ाई है, वो एक अपने आप में एक कॉम्बैट है। लड़ाई तो, युद्ध जब हुए हैं तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के युद्ध हुए हैं, लेकिन ये, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, वो पूरे 3 साल चलता ही रहा, काउंटर इंसर्जेंसी का युद्ध। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा आपके सवाल के उत्तर में,
कि आपने कहा कि आपसे सीनियर भी कुछ होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कमांडिंग ऑफिसर अपनी बटालियन का सबसे सीनियर अफसर होता है। जब आप जी बटालियन किसी हेडक्वार्टर में जाते हैं, जब मैं मेजर जनरल था, आप कोर कमांडर हो, तब उसमें कई अफसर ऐसे होते हैं जो कि जो उनको प्रमोशन ना मिली हो, लेकिन आपसे कोई सीनियर हो ऐसा नहीं होता फौज में अमूमन। जी सर। सर, एक और इंटरेस्टिंग जो आपने वाकया अपनी किताब में जो दर्ज किया है कि जब आप सांप को पकड़ने की बात कहते हैं और उसको आपने 2 बार अलग अलग संदर्भ में पेश किया है, तो जी आपने कहा कि आपने लिखा है अपनी किताब में कि जो घुमावदार जो छड़ी होती है उससे आप पकड़ते थे सांप को, जी लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती तब आई आपको जब एक सैनिक स्कूल का एक बच्चा जब आया कैंप में वो देखने के लिए, जब आप कमांडो इंस्ट्रक्टर थे, तो हम्म। उसने कहा कि आपके पास उस समय घुमावदार छड़ी जो थी वो नहीं थी, तो आपको एक सीधी छड़ी से पकड़ना पड़ा। उस वाक्य को आप हमको बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सब सोचेंगे सांप को पकड़ने की क्या जरूरत है। जी मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था, यानी कि कमांडोज को ट्रेनिंग देता था। तो कमांडो स्कूल है एक हमारा, कर्नाटक में बेलगाम में। तो उस स्कूल में हम अलग अलग टाइप की कमांडो ट्रेनिंग कराते हैं। उसमें एक होता है सर्वाइवल, जंगल सर्वाइवल, यानी कि अगर आप जंगल में हैं और आपके राशन पानी खत्म हो गया है, तो आप अपना सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं। आपको पेड़ पत्तों का थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि आप वो जो एडिबल हैं उनमें से वो पत्ते या कोई फल हो तो खा सकें। और साथ ही आपको कुछ जानवर पकड़ने का और जानवर को मार के खाने की काबिलियत रखनी चाहिए। सुनने में शायद हैरानी हो, लेकिन सांप आसानी से पकड़ा जाने वाला जंतु है। आप खुद सोचें कि खरगोश को पकड़ना, हिरण को पकड़ना या किसी को पकड़ना आसान नहीं होता है। जी सांप को पकड़ा जा सकता है और फिर उसकी जहर की गुत्थी या सिर निकाल करके उसको सर्वाइवल के लिए खाया जाता है। उसका मीट बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसलिए सबको सिखाया जाता है कमांडो में सांप को कैसे पकड़ना और उसको कैसे काटना और उसको कुक करना। तो ये है वजह सांप को पकड़ने की ट्रेनिंग सबको देने की। तो जो वाक्य आपने बताया वो ऐसे था कि एक वाइस स्टिक होती है, एक ऐसी छड़ी जिसके कि आगे 2 टहनियां निकली हों, उसको अगर काट दिया जाता है, ऐसे 2 टहनियां निकली हैं, तो अगर मान लीजिए ये सांप है और ऐसे आप वाइस शाखा स्टिक होती है, तो उसके ऊपर आप उसके गर्दन को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो एक वाइस स्टिक ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है जहां पे 2 टहनियां ब्रांच कर रही हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा कि ये तो आपने ऐसे पकड़ लिया। जब उसने मुझे बच्चा था, वो कोई चुनौती नहीं दे रहा था, वो तो उसका एक जिज्ञासा भरा प्रश्न था कि सर आपने तो ऐसे पकड़ लिया, इस सीधी छड़ी हो तो फिर कैसे पकड़ोगे। मैंने सीधी छड़ी से उनको रैट स्नेक यानी कि नॉन पॉइजनस स्नेक पकड़ के दिखाया। तो उसने कहा कि जहरीला सांप इससे पकड़ के दिखाई, अगर पकड़ा जा सकता है। तो हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब ये पीस टाइम है, कोई लड़ाई नहीं है, तो क्यों आप रिस्क लें। इसलिए पॉइजनस स्नेक्स सांप को आप सीधी छड़ी से नहीं पकड़ते हैं, सिखलाई के तौर पे। तो मैंने ये सोचा कि ये बच्चा है 8वीं क्लास में, ये पूरी दुनिया में जाएंगे, क्योंकि सभी इसके किंग जॉर्जेस स्कूल्स के, मिलिट्री स्कूल्स के 6 मिलिट्री स्कूल्स हैं भारत में, उनके पूरे देश से ये कैंप चला होता है, वहां के स्टूडेंट्स आए हुए थे। मैंने कहा ये बच्चे जाएंगे, ये इनको इतनी समझ तो आएगी नहीं कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, और ये बोलेंगे वो तो कमांडो में हमारे को ऐसे सिखाते हैं, लेकिन वो तो डर गए या ऐसे कुछ। मैंने सोचा बच्चे हैं, इनके दिमाग में ऐसे आ जाएगा। तो मैंने पकड़ के दिखा दिया उसको और पकड़ लिया। क्या, थोड़ा जोखिम भरा काम था, हमने पकड़ लिया उसको, सांप को। तो उसके बाद मेरी थोड़ी पेशी भी हो गई। मेरे कमांडेंट ने कहा कि क्यों आपने ऐसे किया, जब आपको हुक्म है कि नहीं करना चाहिए। वो लड़का, अच्छा बात खत्म हो गई, चलिए मैं हाँ कैप्टन, लेकिन जब ये मैं कमांडिंग ऑफिसर था और हमने एक ऑफिसर को खोया। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मेजर रोहित शर्मा को, उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। उसको शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया। तो उनकी वाइफ को मुझे एस्कॉर्ट कर रहा था बतौर सीओ राष्ट्रपति भवन में। और जब मैं उनको एस्कॉर्ट करने के लिए गया, उनके साथ चलना होता है जब वो अवार्ड, तो एक दिन पहले प्रैक्टिस होती है उस पूरे अवार्ड की। तौर तरीके समझाए जाते हैं कि कैसे आगे आना है, कैसे बढ़ना है, कैसे राष्ट्रपति जी से आपको अवार्ड मिलेगा, उनको मिलेगा, मैं उनके साथ में पीछे खड़ा रहूंगा। तो वो जो उनका जो एडीसी था राष्ट्रपति का,
जो कैप्टन था वो बड़ा टॉल हैंडसम आदमी था। उसने उसने हमारे को सबको प्रोसीजर समझाया, प्रैक्टिस करवाई, और आखिर बाद में जब खत्म हो गया तो मेरे पास आया और सलूट करके बोलने लगा, सर आपने मुझे पहचाना? नहीं। मतलब सर मैं वो लड़का हूं जिसने 10-15 साल पहले आपको वो कहा था कि मेरे को ये स्टिक ऐसे सीधी छड़ी से आप सांप पकड़ के दिखाएं। और कहता है कि सर उसके बाद जब मैं कमीशन ऑफिसर बन गया, जब मैंने कमांडो कोर्स किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सवाल कितना बचपने भरा था, और आपने हाँ। काफी बहादुरी दिखाई कि आपने फिर उससे उससे भी पकड़ लिया। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा हमारा, उस लड़के के साथ, उस यंग ऑफिसर के साथ हमारी जान पहचान बढ़ती गई, हमारे घर आया गया। मेरे मेरे 2 बेटे हैं, उस वक्त स्कूल में थे, तो वो उसको देखते थे, उस हैंडसम ऑफिसर को देखते थे, और तो बहुत प्रेरित होते थे। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा जो मैंने कहानी में कहा, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा एक इमोशनल सा ट्विस्ट है कि मैं फिर वियतनाम गया। 3 साल मैंने वियतनाम में काटे, आर्मी की तरफ से पोस्टिंग की, एम्बेसी में थी। जी। जैसे मैं यहाँ से वियतनाम गया, उसी टाइम उसका एक ऑपरेशन हुआ। वो उसने प्रेसिडेंट के एडीसी होने के बाद उसने वॉलंटियर किया कि मैं ऑपरेशनल इलाके में जाना चाहता हूं, तो उसकी पोस्टिंग उसकी यूनिट में ना करके राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई। और राष्ट्रीय राइफल्स में वो एक एनकाउंटर में शहीद वीरगति को प्राप्त हुए, उनको शौर्य चक्र मिला मरण उपरांत। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में वो 8वीं क्लास का बच्चा आया, और उसके साथ जितना हमारा आपस में तालमेल रहा और मिलाप रहा कुछ काफी सालों तक, वो सब आया। लेकिन यही यही एक फौज की जिंदगी है। जी। और सर एक और वाकया आपने बहुत ही दिलचस्प अपनी किताब में दर्ज किया है कि इसमें आपने फोन की अहमियत बताई है कि भारतीय सेना के जो लोग रहते हैं, जो जिनका जिनका परिवार रहता है उनसे दूर, सैनिकों से, उनके लिए फोन की अहमियत क्या है। और जवानों के लिए जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, जब संचार क्रांति हुई, उसके बाद जब जवानों के हाथों में फोन आया तो उसके आपने चुनौतियां भी लिखी हैं कि उसको जी लेकर चुनौतियां भी क्या है। तो जी। वो आम का पेड़ भी आपने एक दर्ज किया है जहाँ पे टेलीफोन लगा रहता था, और वहां के लिए आपने एक शब्द यूज किया है कि वहां संदेह और रोमांच दोनों का माहौल रहता था, जी कि जी लोगों में बेचैनी भी रहती थी कि क्या खबर मिल जाएगी दूसरी तरफ से, और रोमांच रहता था कि हमको बात करने को मिलेगा अपने लोगों से। तो जी। वो वाकया बताइए। और आपने ये भी लिखा है कि आप बाद में जब गए कई सालों के बाद तो आपने वो एरिया देखा, और वहां जो लोग रह रहे थे तब सैनिक रह रहे थे, तो उनसे आपने बताया भी, तो वो उन लोगों ने भी फिर सोचा। तो ये इस वाक्य का आप हमको हम जिक्र कीजिए। अ, ये मैं इस बात से प्रेरित हुआ था कि आजकल हम सबके पास एक निजी फोन होता है। बिल्कुल। बल्कि आमतौर पे देखा जाएगा एक परिवार में जितने सदस्य हैं, टोटल उससे ज्यादा फोन होंगे, किसी ना किसी के पास 2-2 फोन भी होते हैं। और जी। आजकल की पीढ़ी इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाती है कि क्या बड़ी बात है कि फोन नहीं था। जब हम लाइन लगा के एक पीसीओ में खड़े होते थे पहले, और जाके पैसे पैसे दे करके फोन करते थे। और आजकल की नई पीढ़ी जिनके हाथ में मोबाइल हैं, घर में ज्यादा मोबाइल हैं, वो इस बात को शायद इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। और खास तौर पे जब खबर जो है वो ऐसी खबर हो सकती है जिसमें कि आपके प्रियजन का या आपके पिता का या पति का वो ऑपरेशन इलाके में सर्विस कर रहा हो, तो उसके बारे में खबर हो, तो उसमें उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। तो ये वाक्य उस टाइम का है जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात था, और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे वहाँ जम्मू में रह रहे थे। एक जम्मू कैंटोनमेंट में एक अलग से लाइन है क्वार्टरों की, अलग अलग ईयर मार्क कर दिया जाता है जहाँ पे ऐसी फैमिलीज रह सकती हैं जिनके हस्बैंड्स आगे नियंत्रण रेखा पे, बॉर्डर के इलाके में या काउंटर टेररिज्म इलाके में तैनात होते हैं। तो वहां पर जब उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, घरों में भी फोन आम नहीं थे, तो एक मेरे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसके नीचे एक फोन बूथ था, और उस फोन बूथ में एक फोन लगा हुआ था। क्योंकि आर्मी यूनिट्स में जो आपकी जो सिविल फोन की लाइन होती है वो आर्मी यूनिट में कनेक्ट नहीं हो सकती आसानी से, इसलिए आर्मी की तरफ से फोन लगाया गया था जो आर्मी के एक्सचेंजेस के
अंतर्गत काम करता था। यानी वो मेरी वाइफ अगर मेरे से बात करना चाहती है, हम नियंत्रण रेखा में, तो बात हो जाती है, या कोई और अपने हस्बैंड से बात करना चाहता है जो दूसरे इलाके में हो लेकिन ऑपरेशनल इलाके में है, तो बात हो जाती थी वहां पर। अब वो आमतौर पे ऐसे होता है कि जो मैं रिंग फोन कर सकता था, मेरी वाइफ वहां से आसानी से फोन नहीं कर सकती थी मेरे को। तो उधर शाम का वक्त होता है, इंतजार था लेडीज को होता है कि अब फोन आएगा। और खास तौर पे जब कोई खबर आ जाए रेडियो या टीवी में कि एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है, यानी कि टेररिस्ट के साथ में टाकरा शुरू हो गया है किसी इलाके में, मान लीजिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अब उन्हें तो मालूम नहीं कहां पर है, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैमिलीज हैं जिनके कि हस्बैंड वहां तैनात हैं, सैनिक वहां हैं, ऑफिसर वहां तैनात हैं, तो उनको अ, एक टेंशन सी बनी रहेगी। उनको पता नहीं है कि उनके हस्बैंड इन्वॉल्व हैं कि नहीं उस एनकाउंटर में। तो जब तक कि उनको खबर ना आए उनको टेंशन बनी रहेगी। तो लेडीज जो हैं वहां पे, जो महिलाएं हैं, वो उस फोन के आसपास ग्राउंड में बच्चे आ जाते थे, बच्चे थोड़ा शायद खेलने लग जाएंगे आपस में, और लेडीज में एक टेंशन का माहौल बना रहता था कि कब फोन आए। तो वो मैंने उस बात का वर्णन किया था कि उस टाइम पे फोन एक लाइफलाइन थी, और उस लाइफलाइन के कारण सब वहां आ जाते थे। ये कुदरती मेरे घर के सामने था, तो बड़ा सा जो अहाता था उस इलाके में, बच्चे खेल रहे होते थे, लेडीज चाहती हैं कि जल्दी फोन आ जाए, लेकिन वो रहस्य बना रहता है जब तक कि फोन नहीं आता। और जब तक फोन आ जाए, सबको पता लग जाए सब ठीक है, तो सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो मैंने उस माहौल का एक एक वर्णन किया। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि जब मैं बाद में बतौर ब्रिगेड कमांडर बन के उसी इलाके में गया, या 10 साल बाद, तब तक मोबाइल फोन आ चुके थे, ये वाला फोन का बूथ हट चुका था, फिर इसकी जरूरत नहीं होती है। और मैं वह जब वहां जाके देखा और मैंने लोगों को बताया कि ऐसे था, तो उन्होंने समझा, लेकिन उसकी अहमियत शायद उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाए आजकल मोबाइल फोन यूज करने वाले लोग। तो मैंने इस बात का भी वर्णन किया है कि जब सैनिकों के पास बॉर्डर इलाके में भी अब मोबाइल फोन होते हैं, उनकी वाइफ्स के पास घर में मोबाइल फोन होते हैं, तो घर में छोटी छोटी बात पे अगर कहीं जरा सी अनबन हो जाती है घर गृहस्थी में, तो वो फौरन फोन उठा करके अपने पति को फोन कर देती हैं। या कोई भी बच्चे के साथ हो गई, माता पिता के साथ कुछ बातचीत हो गई, कोई और समस्या हो गई, घर की समस्या हो गई, तो वो फौरन फोन कर देते हैं। पहले होता था चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखने से पहले थोड़ा इंसान ठंडा हो जाता है, लेकिन अभी जैसे ही कोई बात पे उत्तेजित हुए उसी टाइम फोन कर दिया, ये ना जानते हुए कि उनका हस्बैंड जो एक सैनिक है, बॉर्डर पे तैनात है, हथियार के साथ ड्यूटी कर रहा है, वो कैसे इलाके में है, उसको अपनी कोई टेंशन होगी, वो अपने किसी ऑपरेशन में जा रहा होगा, तो उसके दिमाग पे तनाव आता है। बल्कि हमने कोशिश हम मैंने हमेशा ये हिदायत दी कि जब कोई सैनिक ऑपरेशन में ड्यूटी पे जाता है वो फोन नहीं ले जाएगा, क्योंकि कई बार एक बुरी खबर आने से आपके ऑपरेशन पे फर्क पड़ता है। कभी ऐसे खुदा ना खास्ता गलत घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं, जो पहलू हैं, जो फोन ना होने के बारे में, और जब ज्यादा मोबाइल फोन आपके पास हो उसके बारे में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की थी इस कहानी में। सर, इस बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अब आपके जो ऑपरेशंस के दौरान जो आपकी भूमिकाएं थी, उसमें जब आप ऑपरेशंस के लिए जाते थे तो आप फ्लॉपी हेड पहनते थे और पैराशूट बैज पहनते थे। तो उस जो आपका जो फ्लॉपी हेड है उसकी वजह से एक बार आपकी जान भी बची, जब आपके ही बटालियन के लोगों ने आप पे फायरिंग शुरू की और आप डट कर आगे गए और आपके उस हेड के वजह से आपके पे फिर फायरिंग रुक गई। तो वो वाकया आप बताइए कि कैसे आप बिना वो फ्लॉपी हेड के आप जाते थे, और और बिना किसी आप एम्यूनिशन के जाते थे। आप बंदूक लेके नहीं जाते थे, ना ही आप कोई कुछ पहनते थे बुलेट प्रूफ जैकेट। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए ये ये हुक्म के हिसाब से गलत है। बिल्कुल। हर सैनिक को एनकाउंटर में, ऑपरेशन में जाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट या बुलेट प्रूफ पटका पहनना होता है। और मैंने सिर्फ ये इसलिए किया कि हमारा जब पहला एनकाउंटर हुआ उसमें हमने एक ऑफिसर खो दिया, मेजर रोहित शर्मा। वो उसी का अवार्ड लेने के लिए, मैंने जो पहले कहानी बताई थी उसके अवार्ड के लिए उनकी वाइफ के साथ में गया था राष्ट्रपति भवन।
उसके बाद मैंने अपने जवानों में जोश भरने के लिए एक ऐसी कार्रवाई की कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनूंगा, हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं आगे चलूंगा। तो ये यकीनन सब मैंने जवानों को देखा, सब में बहुत जोश आया कि सब ने अपने सीओ साहब बोलो अपने हम जैसे कि मान लीजिए वो मेरी रक्षा करना चाहते हैं, और उससे एक नया जोश आ गया। मैंने एक किताब पढ़ी थी, अ ब्रिज टू फार, वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी है। उसमें एक ऐसा एक मेजर था साउथ अफ्रीका का, वो सिर्फ एक छाता लेके चलता था, और उसके ऊपर बहुत से मजाक हैं, चुटकुले हैं कि बस वो छाता लेके चलता था। अलग अलग देशों के जिनको आपस में एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती, वो एलाइज इकट्ठे लड़े। तो कई बार ऐसे हुआ कि वो पहचाने ना एक दूसरे को, पेट्रोल पता नहीं लगता था कि दुश्मन है कि नहीं, लेकिन एक आध किस्सा ऐसे हुआ कि उसके छाते से लोगों ने उसको पहचान दिया। ये किस्सा उस किताब में है। जी बिल्कुल। तो मैं उस चीज को मैंने बहुत अपने एज ए टीनेजर पढ़ा था, तो मैं उससे भी प्रेरित हुआ, और एक तरफ मैं चाहता था कि जवानों में जोश भरा जाए। तो फिर मैंने कुछ एक और अच्छा एनकाउंटर में अच्छे नतीजे आने लग गए, तो मैंने एक अपना तरीका ही बना लिया कि मैं पूरे 3 साल मैंने हथियार नहीं लिया। मैं कहता था हथियार के लिए तुम लोग काफी हो, मेरे को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि हम कैसे ऑपरेशन में जल्दी कामयाबी और बिना किसी नुकसान के, अपने नुकसान के कामयाबी कैसे पाएंगे। तो ऐसे ही एक वाक्य में हमारा एक ऑपरेशन था जो पूरी रात से चल रहा था, बहुत बारिश हो रही थी, हमारे कपड़े भीगे हुए थे, रेडियो सेट वगैरह भीग गए थे, और 12 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन चल चुका था, पूरी रात, शाम से शुरू हुआ, ये मिड मॉर्निंग हो चुका था। हमारे रेडियो सेट बैटरीज भीग गई थी, तो रेडियो सेट हमारे काम करने बंद कर गए थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा था। तो उस वक्त एक एनकाउंटर एक बड़ी नदी के रिवर बेड में हुआ, मंडी नदी के, और वहां पर एक ऐसा टाइम आया कि हम एक एक औरत को गोली लग गई थी, सिविल किसान किसी गांव की। हम उसको भी उठा के ले जा रहे थे, मेरी पार्टी में हम लोग 6-7 आदमी थे, और उसके खून आ रहा था। हम जाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से एक पहाड़ी के ऊपर एक पार्टी थी, उन्होंने समझा कि कोई उग्रवादी है, क्योंकि उस टाइम उग्रवादी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने लग गए थे, ऐसे कॉम्बैट वाले कपड़े पहनने लग गए थे। उनको दूर से लगा, क्योंकि अब रेडियो सेट पे कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर हमारे पे फायरिंग करते, जब हम फिर हम बैठ जाते नीचे, फिर वो हमारी, हमें तो मालूम था ये हमारी टुकड़ी है, उनको लगता था शायद ये टेररिस्ट है। तो उसमें एक, और हमारे को इस औरत को लेके जल्दी जाना था क्योंकि उसका खून काफी बह रहा था। तो मैंने उस वक्त मैंने सोचा कि छुपने और चट्टानों के पीछे बैठने से अच्छा है मैं एक बार उल्टा सीधा होके चलता हूँ, डट के ऊपर खुल के, तो वो भी देखेंगे ऐसे क्यों चल रहा है। जी और मेरी वो टोपी, मेरा वो एक पैराशूट, मैंने पैराशूट जंप्स किए हुए हैं, तो पैराशूट बैज था, एक कमांडो बैज था जो लाल रंग का है, मैं ये हमेशा पहनता था। दूर से लोग पहचान लेते थे कि ये वो सीओ साहब आ रहे हैं पहाड़ी के उस तरफ। तो उस दिन ये काम आ गया, क्योंकि बाद में मेजर देश पांडे की टीम जो उधर ऊपर थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पहचान लिया कि ये हमारे सीओ साहब हैं, और भाई फायरिंग रोक दो। तो इससे कुछ कुछ तो ये अच्छा आपकी जान निकला। बच गई। जी जी, कुछ कुछ तो अच्छा हल निकला। और सर किताब में आपने जिक्र किया है जब 1980 का पीरियड था और आपके शुरुआती दिन भी थे सेना में, तो उसमें लिखा था कि एलओसी जो था उस दिन उस दौरान बहुत पीसफुल था, कि ज्यादा झड़पें नहीं होती थी, लेकिन 1980 के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदली। तो उस बदलाव का क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या किन वजहों से ज्यादा बदलाव होने लगे? और उसमें आपने ये भी लिखा है, कुछ जिक्र किया है कि दोनों तरफ की जो सेना थी वो आपस में बात भी करते थे, और जैसे चाय बनाने के लिए वो उनको गुड़ मिलता था, आप लोगों को चीनी मिलती थी तो चीनी भी मांगते थे। तो वो रिश्ता कैसा था सेना का उस दौरान, और अभी जाके इतना बदलाव आ गया है कि हमारे यहाँ उरी अटैक हुआ, फिर पुलवामा हुआ, फिर हमको जवाब भी देना पड़ा, और उरी अटैक के बाद जो भारत की भूमिका थी उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उस वाकये का भी आप जिक्र करिए, हमें बताइए, और उरी के दौरान आपकी क्या भूमिका थी, और उस दौरान आपको जब जब आप सुबह सोए हुए थे तब फोन आया आपके पास अचानक से, उसके बाद की क्या स्थितियां थी? देखिए, पहले वो एलओसी की बात करते हैं जी। कि एलओसी में जब मैं 1983-84 में हम वहां थे कुपवाड़ा के इलाके में, तब एलसी पे कोई फायरिंग नहीं होती थी, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, कोई ऐसी टेररिज्म की का मसला नहीं था जम्मू कश्मीर में।
तो उन दिनों में हालात काफी ठीक थे, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनाती थी दोनों तरफ से, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन ना होने से फायरिंग नहीं होती थी। फायरिंग नहीं होने से जहां जहां पे हमारी पोस्ट और उनकी पोस्ट पास पास थी, तो थोड़ा चिल्ला के एक दूसरे से बात कर लेते थे। वो बोलते थे साथी क्या हो रहा है, ये वो ऐसे करके बात होती थी। और जैसे मैंने कहा कि एक आध बार किसी ने कहा, ओ भैया तुम्हें, हमें तो गुड़ मिलता है, कुछ ऐसी हंसी मजाक की बात थी, तो हमने कहा चीनी ले लो। तो उसमें एक वाक्य है जो मैंने बताया कि एक वहां के एक सूबेदार थे, सूबेदार या नायब सूबेदार होंगे, उन्होंने कहा, हमने ईद मुबारक कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको सेवियां दें तो आप खाएंगे? यानी मतलब अब आप ये तो नहीं समझ लेंगे इसमें हमने कुछ मिला दिया है। तो हमने कहा नहीं, हम खाएंगे, शौक से दीजिए। तो मतलब ऐसे सिर्फ हालात दिखाने के लिए मैंने कहा कि एक वो वक्त था जबकि हालात इतने अच्छे थे, ठीक ठीक थे। अब आजकल के हालात काफी खराब हैं। पिछले एक साल से जब ये सीज फायर एक आपस में समझौता हुआ था फरवरी लास्ट ईयर 2021 में, तो वो एक अच्छा वाकया चल रहा है जो अब एक साल से एक महीना ऊपर ही हो गया है तकरीबन। वो सीज फायर, अब सीज फायर में एलओसी के दोनों तरफ रहने वाले सिविलियन नागरिक और सोल्जर्स दोनों की जिंदगी में काफी सुधार आया है, क्योंकि अब इतनी जानें नहीं जाती हैं, किसी को गोली नहीं लगती है, किसी का पैर नहीं उड़ता है, मतलब ऐसी हताहत नहीं होते हैं लोग। तो ये जो अमन बीच में चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, एक हार्टनिंग डेवलपमेंट है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा चले। जी। दूसरा सवाल आपने इसी के साथ साथ किया कि अब हालात इतने खराब हो गए कि पुलवामा हुआ, उड़ी उड़ी पे अटैक हुआ, और उड़ी अटैक के दौरान आप मेरे से जानना चाहते हैं, हाँ मैं कोर कमांडर था। जी। वो संडे का दिन था, 18 सितंबर, जब सुबह बहुत जल्दी फोन आया, मतलब अभी मैं उठा भी नहीं था, मुझे फोन आया, और वहाँ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का फोन था बारामूला से, कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर एक टेररिस्ट सुसाइड अटैक हो गया है हमारे उड़ी कैंप में, जो बिल्कुल एलओसी पर है, और हमें एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन हमें नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आके पहले फायर किया, और जो कुक हाउस था उसमें भी फायर जब हुआ तो एक सिलेंडर फट गया, उससे आग लगी, उससे भी नुकसान हुआ। हमने कुल मिला के 18 जवान उस दिन खोए। ये मुझे दुख है कि मेरी वॉच पे, यानी मेरी निगरानी में, मेरे नेतृत्व में हमने 18 जाने खोई। ये जिंदगी भर मैं बुला नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, तो उस दिन रक्षा मंत्री आए, आर्मी चीफ भी आए, और रक्षा मंत्री ने पहले तो स्वर्गीय मिस्टर मनोहर पारिकर थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो उड़ी जाना चाहूंगा। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर रिसीव करते ही मैंने उनको रिक्वेस्ट की, समझाया कि सर वो हाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, आग लगी हुई है, आसपास के इलाके में हमें सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, और अभी वहां जाना उचित नहीं होगा। तो वो मेरी बात मान गए, और फिर हम मेरे ऑफिस रूम, हमारे हेडक्वार्टर में आए। वहां पे उनकी जब ब्रीफिंग हुई, फिर उन्होंने जानना चाहा कि क्या करना चाहेंगे, तो मैंने उनको कहा हम फिर वो डिटेल ऑफिस में बात करेंगे, सिर्फ हम हाँ आपस में बात करेंगे, औरों के सबके सामने नहीं। जी। तो आर्मी चीफ भी मौजूद थे, मेरे ऑफिस में गए, और वहां पे जो बातचीत हुई, हमने कहा कि हर बार, आपको याद होगा कि उसी साल शुरू में पठानकोट में अटैक हुआ था, उसी साल ईडीआई बिल्डिंग, पंपोर, श्रीनगर के बाहर एक टेररिस्ट, सुसाइड टेररिस्ट आ गए थे, और उन्होंने 66 युवक युवतियों को जो ट्रेनिंग कर रहे थे, कश्मीरी लोग, उनको बंदी बना लिया था, हॉस्टेज ले लिया था, हमने उन सबको निकाला। बड़े बड़ी ऐसी घटनाएं हुई थी, 2 3 4। तो दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब ऐसे लगा कि सर ये हम हर बार डिफेंसिव ही होते हैं, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो टेररिस्ट भेजते नहीं है उस तरफ, हमारा तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। उनकी तरफ से अंदर भेजते हैं, वो इधर आते हैं, नुकसान करते हैं, और वापस चले जाते हैं। तो ये तय किया कि आप हमें थोड़ा छूट दे दीजिए, अब हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनके ऊपर भी नुकसान पहुंचाए, उनको भी इस बात का एहसास हो, इस बात का दर्द हो। और फिर पहली दफा हमने पार जाके रेड की,
सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए नाम कहा जाता है, जैसे सर्जरी होती है, एक ऑपरेशन होता है, डॉक्टर करता है, वो बाकी अंगों को ना करते हो। अगर हार्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो सीधा अंदर हार्ट तक जाएगा, किडनी है तो सिर्फ किडनी तक जाएगा, जो बीच में और ऊपर जो अंग आते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सर्जरी करता है। तो हमने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की कि हम उनकी पोस्टों की, उनकी तैनाती के बीच में से जा करके हम उस टेररिस्ट कैंप में गए, क्योंकि टेररिस्ट हमारा, वो टेररिस्ट अंदर भेजते थे और वो हमारा आके नुकसान करते थे। इसलिए हमने जाके टेरर कैंप में, एक नहीं अनेक जगहों पे टेररिस्ट कैंप्स में जाके हिट किया टेररिस्ट को, और वहां से फिर हम वापस आए। और मेरे ख्याल से फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कि हमारे एक भी सोल्जर को कैजुअलिटी नहीं हुई। सर, इस किताब में और भी हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, इस किताब को आप जरूर पढ़िए। इसमें और भी कई कहानियां हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इसमें आपने इस किताब में ही एक जिक्र किया है कि आपके पूरे सेना के करियर में आपकी जो उपलब्धि है, वो एक उपलब्धि की आपने आपने जिक्र किया है अंतिम में, उसका हमारे सामने जिक्र कीजिए। और इस किताब जो आपने ओरिजिनल इंग्लिश में लिखी, उस जब किताब हिंदी में आई तो उस हिंदी के अनुवाद में आपने क्या देखा कि आपने जो इंग्लिश में आपने बताना चाहा, क्या वो हिंदी में भी आ पाया जब आपने खुद देखा उसको? तो वो जो तर्जुमा हुआ है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा आप बताइए। जी देखिए, पहले तो आपने सवाल किया जो कि उपलब्धि के बारे में, वो मैंने आखिर में लिखा है, एक अलग से उस पे चैप्टर है छोटा सा, कि जब मैं रिटायर होने वाला था तो किसी ने मेरे से पूछा कि आपको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी लगती है। तो मेरे दिमाग में पहले आए जितने मेरे को ऑनर्स और अवार्ड्स मिले हैं, या मेरे नेतृत्व में मेरे यूनिट को या मेरे हेडक्वार्टर को या मेरे एस्टेब्लिशमेंट को जो कोई ऑनर और अवार्ड मिले, मेरे खुद को पर्सनली मुझे जितने तमगे मिले हैं, मेडल मिले हैं, वो सब उपलब्धियां ही तो हैं। और कई ऐसे मेरी पोस्टिंग हुई ऐसी जगहों पे, वो उपलब्धियां हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मुझे प्यार, इज्जत और एक किस्म से ब्लाइंड वफादारी जो अपने जवानों से, अपने मेरे साथ काम करने वाले बहादुर जांबाज अफसरों से वो मिली, वो मेरे ख्याल से इससे बड़ी उपलब्धि है इन मेडल वगैरह से। जो जो प्यार मिला और जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने मर मिटने की भावना, वो बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब मैंने जवाब दिया तो इन दोनों से हटके था। मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और मैं मानता हूं आज तक इस बात को, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो 2 शादियां जो मैंने कराई अपनी बटालियन में, वो 2 शूरवीर जिनको मैंने खोया जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था। एक एक ऑफिसर की, उसकी शादी हमारे ही यूनिट में एक युवा ऑफिसर ने आगे बढ़कर एक इतना अच्छा नोबल कदम उठाया। और उसके बाद वो ऑफिसर कर्नल देश पांडे, जिस उस वक्त वो मेजर था, मेजर देश पांडे, वो खुद जाके आगे उसको वीर चक्र मिला और वो उसने हमारी बटालियन का सीओ बना। दूसरा, एक जवान की विधवा, अंतर सिंह, अंतर सिंह नाम था उसका, उसको सेना मेडल मिला था मरणोपरांत। मैं उसके घर गया, गांव में, नौशहरा के रहने वाले हैं वो, और उसके घर जाके उनको, खैर उस वक्त तो बहुत दुख होता है, सब रो रहे होते हैं, लेकिन मैंने उसके फादर, उनके परिवार से बातचीत करी कि इसको रिहैबिलिटेट किया जाए। और फिर मैंने उनकी मदद की कि किस तरीके से वो उनकी शादी हुई उन्हीं के परिवार में, और उस लड़के की मैंने मदद की, उसका भी कुछ आर्मी की कुछ समस्याएं थी, तो वो सब करके उसको, उसकी शादी हुई। उसके बाद मैं जब 10 साल बाद वहां गया, 9 साल बाद, तो मैंने देखा उसके, अब वो पहले एक लड़की थी, उसके बाद उसकी 2 लड़के और हुए। और मजे की बात यह है कि अभी मैं 2 दिन पहले, परसों, अपने यूनिट से आया हूं। हमारी हमारी बटालियन में एक रीयूनियन था और उसमें वो भी आई थी। उसका बेटा आज हमारी ही बटालियन, यानी अंतर सिंह की ही बटालियन में जवान है, कार्यरत है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो अभी भी, उसको मैं जब मिला या उसके बच्चों को मिलता हूं तो मुझे
इतनी खुशी महसूस होती है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और ये तमगे, मेडल और जो हमारे को उपलब्धियां हैं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं। जी सर, हमारा अंतिम सवाल जो होगा वो यही है कि आप बहुत सारे युवाओं को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी आपने आपके वीडियोस हैं उनको मोटिवेट करते हैं। तो युवाओं को लेकर जो सेना में जाना चाहते हैं, जो और भी बाकी युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? और जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रदीप मेहरा की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद भी आप काफी एक्टिवली आपने उस पर खुल के बोला था। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मैं सब युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना में आपकी जरूरत है, जिसमें ये जज्बा है, जोश है और जुनून है, और साथ साथ काबिलियत है कि वो सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि सिलेक्ट आपको अपनी मेरिट पे होना पड़ेगा। यहाँ पर टेस्ट और रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सब कठिन ही होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग पास होते हैं। तो हमें ऐसे जज्बे और जोश की जरूरत है। लेकिन अगर कोई सेना में सेलेक्ट नहीं हो पाता, या कोई ऐसा हो जो सेना में जाना ही नहीं चाहता, तो मैं ये कहूंगा कि आपको देश की सेवा करने के लिए आर्मी ही ज्वाइन करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। आप देश की सेवा कर सकते हैं वहीं रह के, वहीं काम करके, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आपका मन हो। क्योंकि जो ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया है, जो हिंदुस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, उसमें हमें सबकी जरूरत है, सिर्फ सैनिकों की नहीं। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ, हर व्यवसाय, हर प्रोफेशन की जरूरत है हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। तो आप जहां पर हैं वहीं रहें, वो काम जो आप कर रहे हैं उसको अपनी पूरे जोश के साथ कीजिए। गिव इट योर बेस्ट शॉट। और तब जाकर के आप देखेंगे कि हमारा भारतवर्ष महान होगा। और अगर आप एक सैनिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी इज्जत ये सलामी, ये सलूट, ये कंट्रीब्यूशन नहीं। बी ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बने, एक ऐसा नागरिक, बी ए सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर, एक ऐसा नागरिक जिस जिस जिसकी ऐसी काबिलियत हो जिस पर एक सैनिक अपनी जान भी न्यौछावर कर दे। जय हिंद। तो इस किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं और भी आप किताब लिखेंगे। जो सीओ के बाद जो आपके जो अनुभव है, जब आप कोर कमांडर थे, उस दौरान के भी आप अनुभव अपने साझा करेंगे। तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।